जी न्यूज के पसंदीदा शो देशहित ने आज फिर आपके नाम को सार्थक किया है, अपने नाम को सार्थक किया है। देखिए, हमने मौलाना मदनी के बारे में आपको खबर दिखाई थी, उस खबर का किस तरह से असर हुआ है। हमने कहा भी था कि इस खबर पर मदनी का पक्ष हमारे पास नहीं आया है, लेकिन आप जी न्यूज की इस खबर का अब इस रिपोर्ट के जरिए असर देखिए। मौलाना मदनी के शेखुल हिंद एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की ये वही जमीन है जिस पर लैंड जिहाद की साजिश रची जा रही थी। ये वही जमीन है जिसके जरिए देहरादून की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही थी। ये वही जमीन है जहां प्लॉटिंग के जरिए नाजायज तरीके से मुस्लिम बस्ती बसाई जा रही थी। मगर आज मौलाना मदनी के ट्रस्ट की जमीन पर पैमाइश की जा रही है। 20 एकड़ में फैली जमीन के एक एक इंच को नापा जोखा जा रहा है। जानते हैं क्यों? तो इसके पीछे की वजह है जी न्यूज। आरोप है कि मदनी ने तमाम सरकारी नियमों को ताक पर रखकर ट्रस्ट की 20 एकड़ जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और को सौंप दी और फिर उस जमीन की प्लॉटिंग करते हुए मुस्लिम बस्ती बसाने की साजिश रची जाने लगी, वो भी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हुए। 9 फरवरी को रात 8 बजे जी न्यूज ने अपने शो देशहित में मौलाना मदनी और उनके ट्रस्ट से जुड़े फर्जीवाड़े का न सिर्फ खुलासा किया था, बल्कि पुख्ता दस्तावेजों के साथ मदनी के लैंड जिहाद और डेमोग्राफी बदलने वाली साजिश से भी पर्दा उठाया था। आगे भी कुछ जमीनें बेची गई। यहाँ बेची गई रईस अहमद के द्वारा ताहिर हसन को, फिर जमीन बेची गई रईस अहमद के द्वारा अमजद अली को। इसके अलावा आप देखिए, रईस अहमद फिर जमीन बेचते हैं मोहम्मद तारिक को। जी न्यूज देश का पहला चैनल था जिसने इस खबर को जोर शोर से चलाया। बस फिर क्या, जी न्यूज पर खबर चलने के साथ ही उत्तराखंड सरकार एक्शन में आई और आज जी न्यूज की खबर का असर ग्राउंड जीरो पर भी दिखा। जो शेखुल हिंद एजुकेशनल ट्रस्ट की जमीनें हैं, अब उन पर प्रशासन लगातार, यहाँ प्रशासन की बड़ी टीमें पहुंची हैं और यहाँ पर इस जमीन को देखा जा रहा है कि पहले कितनी ज़मीन थी और अब किस तरह से ज़मीन है। क्या वन भूमि को पे कब्जा किया गया है? जिस तरह की तमाम शिकायतें थी कि ये एजुकेशनल ट्रस्ट इस ज़मीन को अब बेच रहा है, हाई कोर्ट के जो आदेश थे उसका उल्लंघन हुआ। इसके अलावा राजस्व विभाग ने जो निर्देश दिए थे उनका भी पालन नहीं हुआ और उसके बाद अब यहाँ पर देहरादून प्रशासन की तमाम अलग अलग टीमें हैं। इस पर राजस्व विभाग की टीमें हैं, फॉरेस्ट की टीमें हैं, इसके अलावा पुलिस की टीमें हैं और तमाम टीमें यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची हैं। प्रशासन पूरे अमले के साथ IMA के पास मौजूद मौलाना मदनी के ट्रस्ट की जो 20 एकड़ की जमीन थी वहां पहुंचा। पहले पैमाइश की गई और उसके बाद अवैध निर्माण हटाया गया। नियम है जमींदारी एक्ट का कि अगर सरकार किसी भी ट्रस्ट को, संस्था को अगर कोई ज़मीन अलाट करती है और एक सर्टेन उद्देश्य के लिए कोई संस्था ज़मीन सरकार से परमिशन लेके करती है, यदि उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है या उसका उल्लंघन करती है तो फिर उसके खिलाफ वो कार्रवाई की जाती है। और उसमें क्या होता है, प्रॉपर्ली ये तस्दीक किया जाता है कि कितनी लैंड थी, क्या उसी मौके की थी जिसकी बात हो रही है। फिर उसके बाद वो रिपोर्ट जाती है और उसके आधार पर फिर वो धारा 166 में वो कार्रवाई होती है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने न सिर्फ मदनी के ट्रस्ट की 20 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर तत्काल रोक लगाई, बल्कि इसके साथ ही MDDA को पूरे प्रकरण की गहन जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन इसी दौरान इस जमीन से जुड़ा एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। जो कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ ज़मीनें खरीदी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। इस पूरे मामले में एक और नया एंगल ये देखा गया है कि बड़े पैमाने पर जो मुस्लिम ख़रीदार थे उन्होंने उत्तराखंड में जिस तरह की कार्रवाई होती रही, उसके बाद ये सारी ज़मीनें जो हैं अधिकतर हिंदुओं को बेची हैं। यानी मुस्लिमों ने ज़मीनें ट्रस्ट से ख़रीदी और ख़रीदने के बाद आगे हिंदुओं को बेच दी। शायद उनको ये डर था इस बात का कि उत्तराखंड में जो लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। सुना आपने, पहले तो मदनी के ट्रस्ट ने रईस अहमद को पावर ऑफ अटॉर्नी सौंपी और रईस अहमद ने ट्रस्ट की 20 एकड़ जमीन पर प्लॉटिंग कर इसे मुसलमानों को बेचना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मुस्लिम समुदाय को कार्रवाई की भनक लगी, उन्होंने ट्रस्ट की जमीन फिर से महंगे दामों पर हिंदुओं को बेच दी। जिन्होंने भी सेल किया था मुझे यहाँ पे, उन्होंने पूरा रजिस्ट्री और उनका जो क्या बोलते हैं डील हुआ था वो सारा हाई कोर्ट से परमिशन, वो सब कुछ डिटेल में उन्होंने बताया था। बट एट द टाइम, एट लास्ट मोमेंट अभी हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है सबको जी गवर्नमेंट अपने अधीन लेना चाहती है। लेकिन उन्होंने हमारे जितने भी प्रॉपर्टी जितनी भी हमने यहाँ पे ली है सबका रजिस्ट्री हो रखी है प्लस म्यूटेशन हो रखा है।
बट अभी समझ में नहीं आ रहा कि अभी उनको क्या चाहिए। जब ये हल्ला गुल्ला हुआ कि ये मीडिया में आया कि ये तो लैंड इलीगल है, तो फिर हमने चेक किया, तो फिर हमें फर्दर पता लगा कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी उन्होंने एनओसी ली हुई थी और डीएम साहब से भी एनओसी ली हुई है, और समाज के जो यहाँ ग्राम समाज होता है उसकी भी एनओसी ली हुई है। मतलब ये कि भाईजान ने जमीन के पैसे भी वसूल लिए और वो सरकार के रडार पर भी ना आए। इसके लिए पूरी प्लानिंग के तहत जमीनों को दोबारा हिंदुओं को बेच दिया गया। यकीन मानिए ये खुलासा भी बेहद चौंकाने वाला है। अब देखना होगा कि मौलाना मदनी और उनके ट्रस्ट से जुड़े खुलासे पर धामी सरकार क्या एक्शन लेती है। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, इस रिपोर्ट के जरिए आपके जी न्यूज ने और उसके पसंदीदा शो जो आप देख रहे हैं देशहित ने आज फिर अपने नाम को सार्थक कर दिया है। हमने ये खबर आपको दिखाई थी 2 दिन पहले, और आज इस रिपोर्ट में हमने पुख्ता सबूतों के साथ दिखाया कि कैसे मौलाना मदनी का ट्रस्ट देहरादून में मौजूद 20 एकड़ जमीन पर लैंड जिहाद की साजिश रच रहा था। लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद अब एक्शन हुआ, जिसकी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपके पसंदीदा शो देशहित ने अपने नाम को सार्थक किया है। अगली खबर का रुख करते हैं। हुमायूं कबीर ने पहले नई बाबरी की नींव रखी और आज उसमें ईंटें भी जोड़नी शुरू कर दी। हुमायूं कबीर ने यह सब कुछ तब किया है जब योगी आदित्यनाथ ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि नई बाबरी कयामत तक नहीं बनने दूंगा। लेकिन हुमायूं कबीर मुस्लिम वोट बैंक साधने के चक्कर में योगी की वार्निंग भूल गए। ये भूल हुमायूं कबीर को महंगी पड़ सकती है, क्योंकि योगी सिर्फ कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। देख पा रहे हैं किस तरह से दूर दूर के लोग, मुसलमान लोग यहाँ पे ईंटें ला रहे हैं, जो कि दान करने के लिए यहाँ पे लाया जा रहा है। क्या ये तस्वीरें बाबरी के कयामत चुनने की तस्दीक कर रही हैं? नई मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेगा। दूसरी बाबरी का निर्माण कार्य शुरू करके हुमायूं कबीर ने योगी आदित्यनाथ की वार्निंग को इग्नोर किया है। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। पहले कुरान पढ़ा गया, फिर नमाज हुई, उसके बाद नई बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हुआ। जिस जगह पर नई बाबरी का निर्माण हो रहा है वहां लाए हर सामान पर लिखा था आई लव बाबरी। देश में एक बार फिर बाबरी मस्जिद का ख्वाब पालने वाले हुमायूं कबीर ने इस इवेंट के लिए 1200 मौलवियों को न्योता दिया था। 2 लाख लोगों के जुटने का दावा किया था। मुर्शिदाबाद की बेलडंगा में बाबरी मस्जिद की निर्माण कार्य शुरू होने के अवसर पर यहाँ पे करीब 1200 आवाज में कुरान और हदीस तलायत हो रहा है। न सिर्फ मंच में बैठे हुए लोग बल्कि मंच से बाहर आए हुए दर्शक अपने हाथों में उठा लिया है कुरान या हदीस, और वो एक साथ इन दोनों को पाठ कर रहे हैं। ये सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की चेतावनी को नजरअंदाज करने वाली बात है। कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। बाबरी निर्माण कार्य शुरू करने के लिए हुमायूं कबीर ने एक हिंदू संत को भी बुलाया था, लेकिन हुमायूं कबीर ये समझने में शायद भूल कर रहे हैं कि बाबरी वाले जिस जिन्न को उन्होंने दफन बोतल से बाहर निकाला है वो नासूर बन सकता है। हुमायूं कबीर ने 300 करोड़ की लागत से 2 साल के अंदर बाबरी को पूरा करने का दावा किया है। 2 साल के अंदर अर्थात 2028 साल के मार्च के अंदर बाबरी मस्जिद यहाँ पे बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा, ऐसा हुमायूं कबीर का खुद का ऐलान। हुमायूं कबीर जिस बाबरी के बहाने पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक को साधना चाहते हैं, इसमें हुमायूं को AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी साथ मिलना था। हुमायूं कबीर ने खुद ही ऐलान किया था कि 11 फरवरी को जब बाबरी का निर्माण कार्य शुरू होगा उसी दिन उनकी पार्टी जनता उन्नयन पार्टी के साथ AIMIM के गठबंधन का ऐलान होगा। लेकिन आज ओवैसी सीन में कहीं दिखाई नहीं दिए। सवाल है कि क्या हुमायूं ओवैसी की राहें मिलने से पहले ही जुदा हो गईं?
हुमायूं कबीर बाबरी वाली आग लगाकर ममता बनर्जी वाले मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे की कोशिश में हैं। हुमायूं खुद ही कह चुके हैं कि सिर्फ बाबरी बनाने से नहीं होगा, उन्हें मुस्लिमों का वोट भी चाहिए। यही वजह है कि योगी ने जब ऐलान किया कि बाबरी नहीं बनेगी तो हुमायूं कबीर ने पलटवार किया। नई मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेगा। यह अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा, किसी को कोई रोक सकता रोक ले किया। बंगाल वाली बाबरी विवाद का इफेक्ट यूपी में भी दिख रहा है। लखनऊ में विरोध के पोस्टर लगाए गए तो मथुरा से भी बाबरी के खिलाफ आवाज उठी है। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाकर संपूर्ण सनातनियों का अपमान करना चाहता है। उस सनातनी हिंदुओं के विरोधी बाबर के नाम से तू यदि मस्जिद बनाएगा तो क्या सनातनी सहन करेंगे? क्या हम हिंदुस्तानी सहन करेंगे? विश्व हिंदू रक्षा परिषद समेत कई हिंदू संगठन नई बाबरी बनाने का विरोध जता चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं नई बाबरी नहीं बनेगी। लेकिन हुमायूं कबीर इसे अपना सियासी जीवन मरण का सवाल मान बैठे हैं। हुमायूं कबीर की आंखों में बाबरी से निकलता सिंहासन दिख रहा है, लेकिन आशंका इस बात की बहुत ज्यादा है कि हुमायूं कबीर का बाबरी वाला ख्वाब कहीं ख्वाब ही न रह जाए। सपने देखना और उसे पूरा करना दो अलग अलग बातें हैं, क्योंकि योगी जिसे वार्निंग दे देते हैं, नहीं मानने पर उसका हिसाब किताब भी तय कर देते हैं। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। मुर्शिदाबाद से आयान घोषाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात एक माफिया की, जिस इलाके में कभी इस माफिया अतीक अहमद और उसके भाई माफिया अशरफ का आतंक हुआ करता था, जिस इलाके में फिरौती के लिए किडनैपिंग का डर हमेशा बना रहता था, वहां एक बार फिर दिन दहाड़े ऐसा क्राइम हुआ है जिससे सवाल उठने लगा है कि 2023 में मारा गया माफिया अतीक अहमद क्या फिर से जिंदा हो गया है? मेन बात यह है कि प्रयागराज में अपराध को पालने पोसने वाले माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की मौत को अब धीरे धीरे 3 साल होने को आ रहे हैं। दोनों माफिया ब्रदर्स अब कब्र में हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार है। अतीक का एक बेटा असद अहमद एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। अतीक के 2 बेटे अली और उमर जेल में बंद हैं। बाकी 2 बेटे अहजम और अबान परिवार के साथ रह रहे हैं। माफिया वही जाएगा जहां उसकी जगह है, कोई समझौता नहीं करेंगे। कोई जेल में, कोई जहन्नुम में, और बाकी जो बचे हुए हैं स्वयं ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं। माफिया अतीक की फैमिली का प्रयागराज में अब कोई नामो निशान नहीं बचा है, लेकिन वहां एक ऐसी घटना घटी है जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या माफिया अतीक अहमद फिर से जिंदा हो गया है। एक नीले रंग की कार, बाइक पर सवार बदमाश और दिन दहाड़े सड़क पर अपहरण। तस्वीर प्रयागराज के करौली इलाके की है। करौली वही इलाका है जहां माफिया का आतंक था। वहां दिन दहाड़े किडनैपिंग की घटना हुई, ठीक उसी अंदाज में जैसे अतीक के माफियागिरी के वक्त हुआ करती थी। जिस छात्र को किडनैप किया गया प्रयागराज के करेली इलाके में रहता था और ITI में पढ़ाई करता था। शाम को वो किसी काम से बाहर निकला तो उसे कार में जबरन उठाकर बंधक बनाया गया। करीब 19 किलोमीटर तक उसे कार में घुमाया गया। उसके साथ मारपीट की गई। किसी तरह से वो किडनैपर्स के चंगुल से बचकर भागा। हम उसी जगह पर हैं जहां पर 9 फरवरी को छात्र जो है चाइनीज उसका अपहरण किया गया है। ये वो इलाका है जो कि कभी माफिया अतीक और अशरफ का गढ़ हुआ करता था। यहीं पर वो गाड़ी आती है जो कि CCTV फुटेज में दिखाई दे रही है। स्विफ्ट डिजायर नीले कलर की है और उसी कार में जो दबंग किस्म के युवक हैं वो चाइनीज छात्र को इसी जगह। प्रयागराज में किडनैपिंग को अंजाम देने वालों के खिलाफ पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो अतीक का कनेक्शन सामने आ गया। ये है माजिद। माजिद भी उन किडनैपर्स में शामिल था जिसने छात्र को किडनैप किया था। माजिद और उसका साथी माफिया अतीक के गढ़ कहे जाने वाले
करौली के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने माजिद सैफ उमर और उसके दूसरे साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बाकी किडनैपर्स की तलाश हो रही है। पीड़ित को बरामद कर उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद अभियुक्त माजिद पुत्र मकबूल निवासी ग्राम भेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दबिश दी जा रही है। योगी राज में अपराधियों का क्या हिसाब होता है, ये तो प्रयागराज के लोग भी अच्छे से जानते हैं। अब किडनैपर्स के लिए भी वैसा ही इलाज मांगा जा रहा है। अपहरण है तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है, ये जानते हुए भी कि सरकार में अपहरण, गुंडागर्दी, बदमाशी, डकैती, चोरी, ऐसी कुछ भी चीज, रेप, कुछ भी कांड अगर कोई करेगा तो उसको पहले से ही याद रख लेना है कि उसको 72 हुरों के पास जाना पड़ेगा। और ये अगर जिसने भी ये किया है, ये मान ले ये योगी सरकार है, बचने वाले नहीं है। अतीक भले ही अब नहीं रहा, लेकिन कुछ लोग प्रयागराज में अतीक बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसी दबंगई न योगी बर्दाश्त करेंगे न योगी फोर्स। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। आज मुस्लिम मोहल्ले में बड़ी हलचल है। यूपी में तो गाजीपुर से लेकर बरेली तक मौलाना नेता बयान पर बयान जारी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है, ये मुसलमान कभी नहीं कर सकता। असल में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर गाइडलाइंस जारी हुई हैं, जिसके मुताबिक अब राष्ट्रगान की ही तरह जब भी राष्ट्रगीत बजेगा उसके सम्मान में खड़ा होना होगा, उसे सम्मान देना होगा। ये बात मुस्लिम समुदाय को हजम नहीं हो रही है। ये हिंदुस्तान है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। हुकूमत एक मखसूस तबके को चिढ़ाना चाहती है। इतना क्यों बिफरे हैं अफजाल अंसारी टू मौलाना बरेलवी? राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर ऐसा कौन सा नया नियम बन गया है जिसने मुस्लिम समुदाय के इन लोगों को परेशान कर दिया है? वंदे मातरम होठों पर गुनगुना तो भारतीय होने की भावना की पहचान है। इस पर इतना एतराज क्यों? कुछ लोग हैं कहेंगे खाएंगे, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें। आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले वंदे मातरम को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइंस को जान लीजिए। अब राष्ट्रगान जन गण मन से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजेगा। पहले ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं थी। अब वंदे मातरम के 6 अंतरा वाले संस्करण को बजाना या गायन अनिवार्य होगा। पहले सिर्फ 2 अंतरे ही गाए या बजाए जाते थे। अब वंदे मातरम के दौरान खड़ा होना जरूरी होगा। पहले ऐसा कोई सख्त नियम नहीं था। जब भी किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम और राष्ट्रगान दोनों हो तो राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाया जाना चाहिए। इसके पहले राष्ट्रगीत के साथ जुड़ा ऐसा कोई नियम नहीं था। स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम बजाना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले स्कूलों में जनगण मन बजाना ही जरूरी था। ये आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं और पूरे देश में एक साथ लागू किया गया है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के जो लोग वंदे मातरम का पहले से ही विरोध कर रहे हैं, उनके सुर और तीखे हो गए हैं। ये हिंदुस्तान है, किसी के बाप की जागीर नहीं है और हिंदुस्तान के हर नागरिक ने, उसके पुरखों ने देश के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और सबके सामूहिक संघर्ष से आज देश स्वतंत्र हुआ है। लोगों ने एक उंगली भी नहीं कटाई। आज वही लोग अपने को बड़का देशभक्त का लाइसेंस चाहते हैं। सिर्फ सियासी ही नहीं बल्कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने भी विरोध किया है। हुकूमत दबाव के जरिए, प्रेशर के जरिए वंदे मातरम लाजिम करना चाहती है तो ये संविधान के विरुद्ध है और हाई कोर्ट के उसूलों का पालन न करना है, बल्कि उसकी भी मुखालफत करना है। जो पढ़ना पढ़े, जो न पढ़ना न पढ़े, अपनी मर्जी भर के उसको प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। उसके ऊपर अनिवार्य नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अनिवार्य होना गलत है, बल्कि होना चाहिए आज़ादी होना चाहिए, आज़ादी होना चाहिए। जब भी राष्ट्रगीत की बात आती है, मजहबी ठेकेदार आपे से बाहर होने लगते हैं। उन्हें वंदे मातरम गाना इस्लाम के विरुद्ध लगता है। सवाल है, ऐसा कौन सा शब्द है वंदे मातरम में जिसका विरोध मुस्लिम समुदाय कर रहा है? दलील नंबर 1,
मुस्लिम समुदाय सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है। दलील नंबर 2, वंदे मातरम में हिंदू देवी देवताओं का गुणगान है। दलील नंबर 3, वंदे मातरम में भारत माता की पूजा का जिक्र है। ना आंसू अलग है, ना मंजिल अलग है। फिर वंदे मातरम गाने के लिए मुस्लिम समुदाय की भावना क्यों अलग है? जिस मिट्टी पर रोजाना 5 बार सजदा करते हैं, उस मिट्टी से मोहब्बत जताने का तरीका है वंदे मातरम, उस पर ऐतराज कैसा? लेकिन ऐतराज है और बहुत जोरदार है। लिहाजा सवाल उठता है कि देश के गीत से भाईजान इतने भयभीत क्यों हैं? क्या राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना देश के मुस्लिमों का राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं है? जिस संविधान के मुताबिक देश चल रहा है, उसकी भावना में क्या वंदे मातरम गाना बजाना निहित नहीं है? और सिर्फ राष्ट्रगीत गाने से इस्लाम खतरे में कैसे पड़ सकता है? क्या राष्ट्रगीत को मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है? ये तो अपने मादरे वतन के प्रति छलकने वाला अमर प्रेम है, इससे कैसी नाराजगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है, ये बात अब्दुल रहमान समझ नहीं पाया और रामलला मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश का आरोपी अब्दुल रहमान आज आखिरकार मिट्टी में मिल गया। अयोध्या का ही रहने वाला अब्दुल रहमान आज सुपुर्द खाक कर दिया गया। 2025 में अरेस्ट हुआ अब्दुल रहमान फरीदाबाद की जेल में कैद था और जेल में ही अब्दुल रहमान की हत्या हो गई। अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाजा उठा, फातिहा पढ़ा गया और सुपुर्द खाक हो गया। सनातन के आराध्य रामलला का मंदिर तबाह करने की कोशिश करने वाला आरोपी आतंकी अब्दुल रहमान आज अयोध्या के अपने गांव में अब्दुल रहमान मिट्टी में मिल गया। जिस अयोध्या के राजा प्रभु राम के मंदिर को उड़ाने के अब्दुल रहमान ने कभी साजिश की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फरीदाबाद जेल में राम मंदिर को लेकर हुई बहस के चलते अरुण चौधरी उर्फ अब्बू जट ने सिर में नुकीला पत्थर मारकर अब्दुल रहमान की हत्या कर दी। इसके बाद घायल रहमान को जेल के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिर वहाँ पे हमको ये चीज बताया गया कि तुम्हारे बेटे को यानी रात में सो रहा था, तभी हमला किया। 3 आदमी थे और एक तो सो रहा, तो उसको बताया, उसको बोला कि अगर तुम चिल्लाओगे तुमको भी मार देंगे, तो कुछ नहीं बोला। ये वही अब्दुल रहमान था जो शंकर बनकर राम मंदिर को टारगेट करने की फिराक में था, जिसका खुलासा उसकी गिरफ्तारी के बाद हुआ था। गुजरात एटीएस, हरियाणा एसटीएफ और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ज्वाइंट ऑपरेशन में अब्दुल रहमान को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। शंकर बनकर फरीदाबाद के पाली गांव में रह रहा था अब्दुल रहमान। रहमान के पास से जो जिंदा हैंड ग्रेनेड और बम बनाने का सामान बरामद हुआ था, साथ ही अब्दुल रहमान के पास से 3 मोबाइल फोन और कई सिम भी मिले थे। और आज देखिए, जिसने दुनिया बनाई उसी के मंदिर में बम धमाके करने का मंसूबा पालने वाला अब्दुल रहमान दुनिया से विदा हो गया। हालांकि सवाल तो उठ रहे हैं हाई सिक्योरिटी फरीदाबाद वाले उस जेल प्रशासन पर कि अब्दुल रहमान की हत्या कैसे हुई। अब्दुल रहमान के ग्रामीण जांच की मांग कर रहे हैं। पूरी तरीके से हम ये मान रहे हैं कि ये प्रायोजित लग रही है। ऐसी घटना हाई सिक्योरिटी जेल में अगर हो जाए तो आदमी हमें नहीं लगता कहीं सुरक्षित है। भाई वहाँ तो बहुत तगड़ी सुरक्षा में जो है रहे होंगे। दूसरों के घर में आग लगाने का सपना हमेशा बुरा होता है। करोड़ों हिंदुओं के आराध्य रामलला के मंदिर में धमाका तो दूर, अब्दुल रहमान उसकी 4 दीवारी के नजदीक भी नहीं पहुंच पाए। और अब आलम देखिए, खुद तो काल के गाल में समाया है, अपने पीछे छोड़ गया है वो पिता जो बेटे का जनाजा अपने कंधे पर ढोने के लिए मजबूर हुआ। अब्दुल रहमान को फरीदाबाद की एसटीएफ और गुजरात एटीएस एसटीएफ ने उनको यहाँ से गिरफ्तार किया था। राम मंदिर पर हमले की साजिश को लेकर उनको गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आज उनको स्थानीय कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। प्रवेश पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। इंटरनेशनल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भले ही सलाखों के पीछे कैद हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह गैंगस्टर अब पूरी तरह बॉलीवुड के पीछे पड़ गया है। अब तक लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी खबरें सलमान खान को लेकर ही सामने आती थी, लेकिन बीते कुछ महीनों से लॉरेंस के टारगेट पर सलमान के करीबी भी रहे हैं। इसी बीच लॉरेंस ने फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की और अब लॉरेंस ने बॉलीवुड के धुरंधर रणवीर सिंह को धमकी वाला मैसेज भेजा है। लेकिन क्यों, देखिए। क्या
क्या बॉलीवुड का धुरंधर लॉरेंस के टारगेट पर है? कुछ वक्त पहले ही फिल्म निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। लेकिन रोहित शेट्टी के बाद अब लॉरेंस के टारगेट पर बॉलीवुड के धुरंधर यानी रणवीर सिंह आ चुके हैं। दरअसल अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक एक्टर रणवीर सिंह को भी धमकी भरा मैसेज मिला है। ये धमकी व्हाट्सएप वॉइस नोट के जरिए भेजी गई है, जिसमें रणवीर सिंह से करोड़ों रुपए की डिमांड की गई है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़ा बताया है। बॉलीवुड के धुरंधर स्टार रणवीर सिंह को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए धमकी का मैसेज आया है। इस मैसेज में करोड़ों रुपए की मांग जो है वो की गई है और जहां पर मुंबई में रणवीर सिंह रहते हैं, जिस बिल्डिंग में रहते हैं, उस बिल्डिंग का भी नाम उस मैसेज में लिखा गया है। इसके लिए फिर से बॉलीवुड के जो लोग हैं, बॉलीवुड के जो स्टार हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमें डर का माहौल जो है वो देखने मिल रहा है। दावा ये भी किया जा रहा है कि रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की घटना के बाद ही एक्टर रणवीर सिंह को भी धमकी भरा मैसेज मिला था, जिसके बाद रणवीर सिंह ने इसकी शिकायत मुंबई पुलिस को की। लिहाजा मुंबई पुलिस ने रणवीर सिंह के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी थी। इस वक्त मैं मुंबई के बुमॉन सोसाइटी के पास हूँ। इसी सोसाइटी में रहते हैं रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। आपको बता दें कि इसकी जानकारी तब सामने आई जब बुमॉन सोसाइटी की तरफ से एक शिकायत दादर पुलिस स्टेशन में दी गई और कहा गया कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की सुरक्षा में तैनात जो प्राइवेट सिक्योरिटी कर्मी हैं, वो हथियारों के साथ जो कॉमन एरिया है, स्विमिंग पूल का एरिया है, सोसाइटी के अलग अलग परिसर में वो जो है घूम रहे हैं। जिसके बाद पुलिस यहाँ पहुँची, पुलिस ने मुआयना किया। इसी बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि अभिनेता सलमान खान के एक बेहद करीबी रिश्तेदार, जो खुद भी फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता के तौर पर काम करते हैं, उन्हें भी ईमेल के जरिए धमकी मिली है। इस मामले में भी धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया है और सलमान खान के रिश्तेदार से करोड़ों रुपए की मांग की गई है। दरअसल बीते कुछ वक्त से बॉलीवुड में धमकी, वसूली और फायरिंग के कई मामले सामने आ रहे हैं और ऐसी हर वारदात के पीछे सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा है, वो है लॉरेंस बिश्नोई, जो खुद तो सलाखों में है, लेकिन उसके गुर्गे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में बैठकर बिश्नोई गैंग को चला रहे हैं। लॉरेंस का हर ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। इस मामले के सामने आने के बाद महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोई भी गैंग हो, मुंबई में हम उनको पैर पसारने नहीं देंगे। इससे पहले भी प्रयास जिन्होंने किया, मुंबई पुलिस ने उनको अपनी जगह दिखाई है और अभी भी कोई भी प्रयास करेगा तो जगह दिखाई जाएगी। तो मुझे लगता है इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई पुलिस ये बहुत सक्षम है, ढूंढकर निकालेगी और ठोकेगी। देवा भाऊ ने लॉरेंस गैंग को साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर मुंबई में पांव पसारने की कोशिश की तो देवा फोर्स किसी भी गैंग को ढूंढ कर निकालेगी और ठोक देगी। मुंबई से सीमा आढ़े के साथ अश्विनी पांडे, जी मीडिया। आज उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ। यह बजट योगी 2.0 का आखिरी फुल बजट था। अगले साल विधानसभा चुनाव होने उत्तर प्रदेश में और तब अंतरिम बजट आएगा। इस बार योगी सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसके बाद पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे। क्यों पसीने छूट रहे हैं पाकिस्तान के, आंकड़ा देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 25 करोड़ है और पाकिस्तान की आबादी है करीब 24 करोड़। योगी आदित्यनाथ ने यूपी का जो बजट पेश किया है वो 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट है, जो पाकिस्तान से करीब 1.5 गुना ज्यादा है। वित्त वर्ष 25-26 में पाकिस्तान का बजट भारतीय रुपयों में सिर्फ 5.65 लाख करोड़ था। इन्हीं आंकड़ों ने पूरे पाकिस्तान और मुनीर को सदमे में डाल दिया। आज यूपी का बजट देखकर मुनीर का माथा चकरा रहा होगा। हो सकता है कि आज मुनीर को सपने में योगी आदित्यनाथ डराने आ जाए। उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है, इसको हम 2.24% तक के नीचे लेके आने में सफल हुए। रूल ऑफ लॉ
यही रियल ग्रोथ है, ये उसकी गारंटी है। उत्तर प्रदेश के बजट में योगी आदित्यनाथ ने इस बार 5 मुख्य चीजों को फोकस दिया है। उत्तर प्रदेश का ग्रोथ, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपी को एआई का हब बनाना, यूपी को डेटा सेंटर का हब बनाना और यूपी के किसानों की आमदनी बढ़ाना। कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बेमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। योगी आदित्यनाथ के 10वें बजट ने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी है। पाकिस्तान में रोना पीटना मचा है कि कैसे भारत के सिर्फ एक स्टेट का बजट उसकी जीडीपी और पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। पाकिस्तानी भर भर के अपने देश को कोस रहे हैं और योगी के यूपी के नाम पर मुनीर और शहबाज को आईना दिखा रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया की एक स्टेट है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। दोनों की पॉपुलेशन एक जितनी है, उसकी जीडीपी पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। आप बताओ। उत्तर प्रदेश में करीब 80 से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और असेंबली यूनिट हैं, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 20 असेंबली यूनिट ही हैं, जो यूपी के मुकाबले कहीं कम है। पाकिस्तान में बेरोजगारी की दर 7% है, जबकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2.24%, मतलब पाकिस्तान के आधे से भी कम। मतलब उत्तर प्रदेश एक राज्य होकर भी अकेले पाकिस्तान की कुल इकोनॉमी को टक्कर दे रहा है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2029 तक रखा है, तो वहीं पाकिस्तान ने अपने लिए ये डेडलाइन 2035 तय की है, मतलब यूपी के 6 साल बाद। पिछले 9 सालों में योगी आदित्यनाथ ने जिस रफ्तार से काम किया है, उसने विपक्ष को तो परेशान किया ही है, पाकिस्तान को भी टेंशन में डाल दिया है। मुनीर ट्रंप के साथ मिलकर पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश का बजट देखकर उनका दिमागी बैलेंस ही बिगड़ गया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज योगी सरकार ने 2027 को ध्यान में रखते हुए जो बजट पेश किया, उसमें शहर और गांव को क्या मिला, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आइए आपको ये बता देता हूं। शहरों के विकास के लिए 26 करोड़ 514 लाख रुपए का बजट है और गांव के विकास के लिए यही 25.5 करोड़ रुपए का आवंटन। मेरठ, मथुरा, कानपुर के लिए 750 करोड़ रुपए मिले हैं और पंचायत भवन के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 58 जिला मुख्यालय आदर्श स्मार्ट नगर बनेंगे, तो मनरेगा के लिए 5,544 करोड़ रुपए का बजट है। अयोध्या के लिए 150 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 6,102 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ ने शहर और गांव दोनों का बखूबी ख्याल रखा। चलिए अब बात पाकिस्तान की। आज पाकिस्तान में टॉयलेट पेपर वायरल है, सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ये ट्रेंड कर रहा है। जानते हैं क्यों? दरअसल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में टॉयलेट पेपर को लेकर के मिसालें दी गई हैं। पाकिस्तान की तुलना टॉयलेट पेपर से की गई है, और वो भी पाकिस्तानी हुकूमत के एक नुमाइंदे के जरिए। आखिर क्यों और कैसे, आप खुद देखिए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर शहबाज सरकार के नुमाइंदे और मुल्ला मुनीर के तोते यानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिसे सुनने के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू थू होने लगी। क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने दशकों से चलते आ रहे अमेरिका पाकिस्तान के रिश्ते पर यह दावा किया कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान टॉयलेट पेपर की तरह है, जिसका इस्तेमाल वो गंदगी साफ करने के लिए करता है और फिर इस्तेमाल होने के बाद कूड़ेदान में फेंक देता है। अब जरा बताइए, इससे ज्यादा बेइज्जती और शर्म की बात क्या हो सकती है, जब किसी मुल्क का नुमाइंदा ही अपने देश को टॉयलेट पेपर बता रहा हो। अब खुदा खैर करे, आखिर ख्वाजा आसिफ में इतनी हिम्मत कहां से आई। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की मौजूदा हकीकत से जुड़ा जो सच बताया,
उसे सुनकर पाकिस्तानियों का खून खौल उठा। बस फिर क्या था, पाकिस्तानी कैमरे पर आकर मुनीर को कोसने लगे। पहले तो नहीं भाईजान, लेकिन अब तो ख्वाजा आसिफ क्या बल्कि पूरा पाकिस्तान समझ रहा है कि दशकों से अमेरिका उसका इस्तेमाल करता रहा और आगे भी करता रहेगा, वो भी टॉयलेट पेपर की तरह। और पाकिस्तान के हुक्मरान हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे भीख का कटोरा लिए। जैसे आज की तारीख में ट्रंप पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह यूज कर रहा है और फेंक रहा है, वैसे ही पाकिस्तान का इस्तेमाल वो हमेशा करता रहेगा। और मुनीर जैसे आज सब कुछ खड़े खड़े देख रहा है, ऐसे ही देखता रहेगा। आज वेस्ट बैंक से एक ऐसा वीडियो वायरल होना शुरू हुआ जो देखने में हूबहू योगी मॉडल वाले बुलडोजर एक्शन का लगता है। वेस्ट बैंक में ये बुलडोजर फिलिस्तीनियों के खिलाफ चल रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ वेस्ट बैंक के मुसलमानों में बहुत जबरदस्त आक्रोश है। कंफ्यूज मत होइए, ये बुलडोजर यूपी, एमपी या भारत के किसी कोने में नहीं चल रहा है, बल्कि योगी मॉडल जैसा दिखने वाला ये बुलडोजर वेस्ट बैंक के जेनिन में एक्शन में है। इजरायली फोर्स जेनिन में जबरदस्त एक्शन में है। वेस्ट बैंक के प्रधानमंत्री महबूब अब्बास इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि ये इजराइल की वेस्ट बैंक पर पूर्ण कब्जे की तैयारी है। लेकिन इजरायली बुलडोजर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वेस्ट बैंक में मुस्लिम ठिकानों के खिलाफ लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इजराइल ये क्यों कर रहा है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने कुछ प्रस्ताव पास किए हैं, जिनका मकसद वेस्ट बैंक पर इजराइल के नियंत्रण को और मजबूत करना है। ये नियम फिलिस्तीनी अथॉरिटी की पहल से कमजोर शक्तियों को और कमजोर करेंगे। इससे वेस्ट बैंक के जेनिन में बसने वाले यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीनियों से जमीन लेना आसान हो जाएगा।